दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम यह कर चुके हैं कि किसी को ऑर्डर कैसे दिया जाता है। जैसे किसी को बोला हमने कि जाओ, तो हो गया गो। तो ये जो गो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का मतलब एक्शन, क्रिया। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमने किसी को बोला तो वो एक ऑर्डर हो जाता है, ये हमको पता है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है तो आप शुरू से आप ले लीजिए, उसको पूरे वीडियोस को देख लीजिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो अगर हमने गो किसी को कहा तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है सिर्फ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है वर्ब, लेकिन पूरा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस कैसे है ये साबित हम कैसे कर सकते हैं? तो पूरे सेंटेंस का मतलब है कि किसी का कोई मतलब हो और हम किसी को जो अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहे, जो हम किसी को कहना चाहे, वो उस तक पहुंच जाए। हमने बोला जाओ, तो उसके बाद वो उसका कुछ ना कोई रिएक्शन करेगा, या तो चला जाएगा या मना कर देगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो गो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इसी प्रकार हमने बोला बोलो, स्पीक, ऑर्डर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला स्पीक, तो ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। अब हमको क्या समझ आता है कि अगर हम सिर्फ वर्ब कहीं पे भी लिखें या बोलें तो एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, एक तरह से पूरा वाक्य बन जाता है, एक वर्ड से पूरा वाक्य, ठीक है। मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, अपनी बात पूरी पहुंच जाती है सामने के व्यक्ति के पास। अब इसी प्रकार अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ आई, आई मतलब मैं, अब ये सब्जेक्ट है, तो आई बोलूँगा तो उससे हमारी क्या बात पहुंची? मैंने बोल दिया आई, या मैंने बोल दिया यू, यू क्या, तुम क्या, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। या फिर अगर मैंने ऐसे बोल दिया हाउस, हाउस घर, अब घर क्या, भाई घर जाना है, घर बनाना है, तो मतलब ये पूरा वाक्य नहीं है, मतलब ये पूरा कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई और हाउस इसके बीच में ऐसे लिख देता हूँ आई गो टू हाउस, या आई बिल्ड हाउस, आई बिल्ड हाउसेस, मैं मकान बनाता हूँ, तो देखो ये एक पूरा सेंटेंस बन चुका है। इसका कोई ना कोई पूरा एक मतलब है कि हाँ मैं मकान बनाता हूँ। तो क्या समझ आया कि सिर्फ सब्जेक्ट अगर हम किसी वाक्य में लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। किसी वाक्य को पूरा, किसी वार्तालाप, किसी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक सिर्फ वर्ब यूज करके हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, और अगर वर्ब नहीं हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे अपनी पूरी बात नहीं पहुंच सकती है। तो वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस, वो किसी भी भाषा में हो, इंग्लिश जरूरी नहीं है, हिंदी में भी क्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं घर, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मैं घर जाता हूँ, मैं घर बनाता हूँ, मैं घर तोड़ता हूँ, तो इसका एक मतलब होता है। तो हमने ये समझा कि वर्ब किसी भी वाक्य में बहुत ज़रूरी है, क्रिया, काम जो है, जो हम काम करते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए ये समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। वर्ब तो हम समझ चुके हैं, कोई भी काम करना वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब की स्पेलिंग VERB, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। अगर आप किसी भी भाषा में, हम हिंदी में एक सेंटेंस बोलते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो आप एक सवाल पूछो कौन, कौन दरवाज़ा खोलता है, तो मैं, तो जो कौन का जो आंसर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे अभी गो, गो में सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसे हम आगे और भी करेंगे। तो कर्ता मतलब काम करने वाला। आप सवाल पूछिए कौन, कौन का जो आंसर आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, कौन, कौन करता है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है। आई स्टडी, तो स्टडी वर्ब हो गया, आई स्टडी मैं करता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही स्पीक्स, स्पीक्स अकेला है, सपोर्ट लगा, हमने पहले किया है। वह बोलता है,
वह कौन बोलता है? वह बोलता है। तो कौन का आंसर वह है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार शी हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन, उसने लिख दिया है। तो किसने लिखा है? कौन लिख चुका है? देखिए किसने कौन, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसी भी वाक्य को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे किसने लिखा है, कौन लिख चुका है, दोनों का मतलब सेम है। तो कौन का आंसर वह लिख चुकी है, किसने लिखी है, उसने लिखी है। तो ये एक बोलने का अलग तरीका है लेकिन भावार्थ मतलब सेम है। तो यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है, रिटन लिखना, काम करना, तो ये एक वर्ब होगी। और हैज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हम आगे अभी सीखेंगे। अब देखिए ऊपर लिखा ही स्पीक्स, वह बोलता है। अब अपन सीखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ही स्पीक्स, वह बोलता है। कौन बोलता है? वह। तो वह जो है वो सब्जेक्ट है, कौन का आंसर क्या करता है, काम की बात है। तो स्पीक्स बोलता है, ये वर्ब होगी। और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, तो अपने आप से सवाल पूछो कि क्या बोलता है, क्या करता है। वह इंग्लिश बोलता है, वह क्या करता है। तो क्या का जो आंसर होगा वो ही ऑब्जेक्ट होगा। कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है, क्या का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा आपको पकड़ के नहीं बैठना है कि हाँ हर बार क्या का आंसर ये होगा, नहीं। आपको समझना है कुल मिला के। जैसे आपको पूरा समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर एक क्या कौन सब भूल जाओ। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। वह क्या बोलता है? वह इंग्लिश बोलता है। क्या? इंग्लिश। तो क्या का आंसर इंग्लिश आ गया, तो क्या का आंसर है वो ऑब्जेक्ट। वैसे ही शी हैज़ रिटन, उसने लिख दिया है या वह लिख चुकी है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, वह क्या लिख चुकी है? वह लेटर लिख चुकी है। क्या? लेटर। तो क्या का आंसर लेटर आया। तो ये जो क्या का जो आंसर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए वर्ब मैंने बताया आपको कि कोई भी काम होता है ना वो वर्ब होता है। अब वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश अंग्रेज़ों की भाषा है। अंग्रेज़ों ने बहुत जगह राज किया। तो जो ब्रिटेन के लोग हैं वो जो बोलते हैं वो उसे बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। और अमेरिका के लोग हैं उनको बोलते जो बोलते हैं वो होते अमेरिकन इंग्लिश। दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का है, कुछ वोकेबलरी में भी फ़र्क आता है। जैसे ये सामने लिखा हुआ है वर्ब, तो जैसे वर्ब ये इस तरीके से बोलेंगे ये अमेरिकन इंग्लिश है। और वर्ब इस तरीके से वर्ब ऐसे बोलेंगे तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाती है। जैसे फादर, फादर पिताजी, फादर, मदर, सिस्टर, तो ये जो होता है ये अमेरिकन इंग्लिश है। फादर, मदर, सिस्टर, तो ये जो इस तरीके से बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अपन आगे सीखेंगे, फोनेटिक्स भी सीखेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब अमेरिकन, मेन वर्ब ब्रिटिश इंग्लिश। तो मेन वर्ब होता है जो मेन काम करने का, इसका एक अलग से अर्थ होता है। जैसे गो, कम, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, तो इसका एक अलग से मतलब है। तो ये मेन वर्ब है, मतलब मेन काम। और हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, हैज, हैव, जो उसके साथ हेल्प करती है, सपोर्टिव में रखती है, मेन वर्ब के साथ लगती है, तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अब वर्ब जो होती है मेन वर्ब वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। दोनों में फ़र्क क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने एक चिट्ठी लिखी। आई रॉट अ लेटर। आई रॉट मैंने लिखी, तो या आई राइट मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, बस बात खत्म। अब मैं क्या लिखता हूँ? मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर।
आई राइट अ बुक, आई राइट अ सेंटेंस, मैं एक वाक्य लिखता हूँ। तो राइट के बाद ऑब्जेक्ट आया, मतलब क्या का आंसर आया, क्या मतलब चिट्ठी, ऑब्जेक्ट। तो जब भी वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपनड द डोर, आई ओपनड द डोर। तो दरवाज़ा खोला, मैंने क्या खोला, दरवाज़ा। तो ओपन के बाद दरवाज़ा आप लगा सकते हो। वैसे आई स्विच ऑफ द फैन, मैंने पंखा बंद किया, आई स्विच ऑफ मैंने बंद किया, उसके बाद क्या बंद किया, पंखा या टीवी या मोबाइल। तो जब भी आप किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो तो वो जो वर्ब होती है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और जब आप किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ आई स्लीप, मैं सोता हूँ, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे आई स्लीप इन द बेड, ऐसे आप बोल दोगे आई स्लीप इन द रूम, ये देखो ऑब्जेक्ट लगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद देखो इन आ चुका है। प्रीपोजिशन कंजक्शंस वगैरह जो इसके बाद यूज़ होते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। वर्ब के जस्ट बाद जैसे आई राइट अ लेटर, राइट के जस्ट बाद अ लेटर आ गया, इस तरीके से स्लीप के बाद कुछ नहीं लगा सकते। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आई थिंक अबाउट यू वगैरह। तो जिस वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं, आई स्टैंड अप, मैं खड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब दो टाइप की होती है। वैसे देखिए एग्जाम्स में ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है ये सब नहीं आता है। एग्जाम्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के एरर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, वोकेबलरी आ जाएगी या कुछ ऐसे आते हैं। ये तो खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके साथ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ये समझ आ चुका होगा कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। हाँ, अगर सिर्फ क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए, जैसे स्पीक इंग्लिश, अब इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, तो भी सेंटेंस ये पूरा है, आपकी बात पूरी पहुंच सकती है कि इंग्लिश बोलने का बात हो रही है। इसी प्रकार आई स्पीक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं बोलता हूँ, तो भी बात पूरी है कि मैं बोलता हूँ, इसका मतलब है। तो सब्जेक्ट हो ना हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन वर्ब होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। चलिए, तो ये आपको आई होप समझ आ चुका होगा। आइए अब आगे, हम पहले वैसे तो वाक्य बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब ट्रेडिशनल वे में एक बार सभी टेंसेस को सीखते हैं और उसके बाद उसको लिंक करते हैं। जो हमने पहले पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसको टेंसेस ट्रेडिशनल वे में लिंक करते हुए एक बार रिवाइज हो जाएगा और आप ट्रांसलेशन करना भी सीख जाएंगे। तो हम टेंसेज अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंसेज होता क्या है, टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। काल, देखिए मैंने अभी बताया कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तीन टाइप के टेंस होते हैं, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन टाइप के टेंस होते हैं। पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। कोई भी काम या तो पहले हो चुकी है, खत्म हो गई है, कोई भी काम या तो अभी हो रहा होगा या फिर कोई काम आगे होगा। तो देखो सेंटेंस सेम है लेकिन टेंसेस कैसे चेंज होंगे। मेन देखो वाक्य में क्या होता है, वर्ब जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अभी यही बताया गया था। तो जैसे जैसे वर्ब में चेंज होगा वैसे वैसे टेंसेज में चेंज होगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे जैसे टेंसेज काल में चेंज होगा या वाक्य में काल चेंज करने के लिए आपको वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल, कि कोई भी काम हो गया है या हो रहा है या आगे होगा, इस तरीके से। अब
3 टेंस होते हैं। अब 3 टेंस में भी वाक्य 4 टाइप के, एक टेंस के 4 टाइप के बनते हैं, तो टोटल 12 टाइप के टेंसेज होंगे। सबसे पहला टेंस होता है सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये 3 हो गए। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस टेंस, continuous tense, past continuous tense, present continuous tense and future continuous tense. Then होता है perfect tense, past perfect, देखिए अमेरिकन इंग्लिश में perfect और ब्रिटिश इंग्लिश में perfect, ठीक है। तो past perfect, present perfect and future perfect। उसके बाद होता है perfect continuous tense, perfect continuous tense, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार 3 इंटू 4 बराबर 12, कुल मिला के 12 टेंसेस हमको सीखने। बहुत इजी है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पूरी पढ़ ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई चार्ज नहीं है। और कुछ ना कुछ नया सीखोगे, आपको आता है तो भी हो सकता है कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब अपन सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? जब भी आप किसी हैबिट की बात करते हैं, हैबिट मतलब लगभग रोज, कोई जरूरी नहीं कि किसी की कोई आदत हो तो वो काम वो रोज ही करता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं हमेशा जाता हूँ, हो सकता है हमेशा ही जाता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीकली जाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है हर 2 दिन में एक बार जाता हूँ। तो जब भी किसी हैबिट की बात करते हैं कि वह सोचता है और वो इंग्लिश में सोचता है, इसकी आदत है, या वह जब भी उठता है तब सबसे पहले धरती को नमन करता है, या जब भी वह बोलता है तो वो इधर उधर देख के बोलता है, आंखें बंद करके बोलता है, ये उसकी हैबिट है। तो जब भी आप किसी हैबिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि सूरज पूर्व में उगता है और सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है। आप कहीं से भी जाओगे, किसी को भी पूछेंगे, यही कहा जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की जब भी बात होती है तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? तो हिंदी में जैसे हम कहेंगे मैं करता हूँ, आई डू, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। मैं करता हूँ, आई डू। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, ये हमने पहले किया था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो देखो, मैं सोचता हूँ, आपको आज तक यही सिखाया गया था, ता हूँ, ते हैं, आता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। लेकिन मैं अगर ऐसे कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, तो ये आपकी हैबिट की बात है ना, रूटीन की बात होगी ना, कि मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ। तो ये एक हैबिट है, रोजाना की बात है। तो कोई भी काम जब आप करते हो, देखो एक होता है कर रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अलग बात होगी। इसका मतलब हो गया ये काम अभी हो रहा है। और मैं बोलता हूँ, जैसे मैं सो रहा हूँ, तो अभी सो रहा हूँ, और मैं सोता हूँ, मतलब अभी नहीं सो रहा हूँ, बट मैं सोता हूँ, रात को सोता हूँ। तो ये हैबिट है। तो करता हूँ अगर ऐसा होता है तो फिर आपको वो सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के बनाने हैं। जैसे आई स्लीप, मैं सोता हूँ। दोस्तों, जो वाक्य होते हैं वो हमेशा 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के सेंटेंस कैसे? जैसे कोई हमको या तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हर एक सेंटेंस कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, और या फिर उसका किसी एक क्वेश्चन का आंसर होता है। तो क्वेश्चन वाला जो वाक्य होता है
उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आंसर, आंसर या तो होता है यस में या फिर होता है नो में। तो जो यस वाला जो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नो वाला होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे ऊपर लिखा है मैं सोता हूँ, आई स्लीप, तो आई स्लीप एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। अब मैं सोता हूँ इसका मतलब मैं अभी नहीं सो रहा हूँ। मैं अभी सो रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं सोता हूँ, मैं रात को सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। रूटीन की बात है कि मैं सोता हूँ, तो ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका नेगेटिव हमेशा बनता है डू हेल्पिंग ऑफ लगेगी। देखिए स्लीप है ना, स्लीप एक मेन वर्ब है, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो नॉट होता है, नॉट से नेगेटिव बनता है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो आई डू नॉट स्लीप, डू नॉट क्यों आया? क्योंकि स्लीप के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वहाँ पे डू लगा दिया जाता है, नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में। तो आई डू नॉट स्लीप, डू नॉट को अगर जोड़ दिया जाए तो डोंट बन जाता है, और जोड़ दिया जाए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। तो क्या हुआ? आई स्लीप, आई डोंट स्लीप। वैसे आई स्पीक, आई डोंट स्पीक। मैं बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ। वैसे ही आई राइट, मैं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ। आई डोंट राइट, आई डोंट राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल देखो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये आपके आगे एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है, और उसका मतलब होता है करता है। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। वैसे आई की जगह पे यू भी को कह सकते हैं हम लोग। जैसे तुम लिखते हो तो यू राइट हो गया, यू राइट। और तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट, यू डू नॉट राइट। ठीक है, तो क्या रूल क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरा रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मॉडल्स वगैरह सब आता है। ठीक है, तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। तो आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू आ जाती है और डू के बाद नॉट लगता है, आई डू नॉट स्पीक। ठीक है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? जैसे आई, ये जैसे लिखा हुआ यू राइट, तुम लिखते हो। क्वेश्चन में भी हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुछ नहीं है। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं होती वहाँ होता है डू। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बन गया? डू यू राइट। इसी प्रकार डू यू थिंक, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार डू वी थिंक, क्या हम सोचते हैं? यस वी थिंक, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ हम सोचते हैं, यस वी थिंक। हम नहीं सोचते, वी डोंट थिंक, वी थिंक। वी डू नॉट थिंक, हम नहीं सोचते हैं। तो डू वी थिंक ये क्वेश्चन, वी थिंक अफर्मेटिव पॉजिटिव, और वी डोंट थिंक ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये आई थिंक सिंपल प्रेजेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और रूल कि जब भी देखो ये जो जितने भी मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन का आंसर, वो मैंने प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किए, बहुवचन सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। आई और यू को हमेशा इंग्लिश में आप बहुवचन ही माने। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। अब दे थिंक, दे डोंट थिंक, डू दे थिंक,
इस तरीके के हमने सेंटेंस सीखे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डू की जगह पर डज आ जाएगा। डू का डज कैसे बनता है ये मैंने पिछली क्लासेस में करवाया, आपको मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आप पिछली क्लासेस सारी पढ़िए, सारे वीडियोस देखें, आपको अच्छे से समझाया गया है, आप पूरा सीख पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक सभी क्लासेस के मिल भी जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो डू की जगह पे डस आ जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे वह अकेला है, शी वह लड़की है तो अकेली है। किसी का नाम आ गया राम, अकेला है तो डू की जगह डज आ जाता है। डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। डज ही राइट, क्या वह लिखता है। डज ही राइट, यस ही राइट्स, एस आ जाएगा। आई राइट, ही राइट्स। आई थिंक, ही थिंक्स। डू ही थिंक, गलत है, डज ही थिंक होगा। डज ही थिंक, यस ही थिंक्स। वैसे ही नो में नो ही डोंट राइट है ना, डोंट की जगह पे डज नॉट आएगा, ही डजंट राइट। तो क्या सीखे, डू यू थिंक, वी डोंट थिंक। लेकिन अगर अकेला सिंगल है तो डज ही राइट, यस ही राइट्स, नो ही डजंट राइट। इस तरीके से हम करेंगे। तो ये जो है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है होमवर्क में, अपने जो भी आपको वोकेबलरीज आती है, थिंक को हटाओ, वर्ब दूसरी लगा दो। डू वी थिंक तो डू वी स्लीप, डू वी ओपन, डू वी क्लोज, डू वी राइट, डू वी ओपन, डू वी पेंट, डू वी रीड, डू वी जंप, कुछ भी आप प्रैक्टिस करो। वर्ब को हटा के दूसरी वर्ब आप लगा सकते हो। वी जंप, वी डोंट जंप, ही जंप्स, डज ही जंप, ही डजंट जंप। इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ साथ वीडियोस को लाइक भी करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।